हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस क्लास में क्लास 9 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर को डील करने वाले हैं। हम लोगों ने क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि मोशन था उसे बहुत ही अच्छे और ब्रीफ नोट्स के साथ हम लोगों ने उसे पूरा किया। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 9 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मुझे इसमें दो टॉपिक पढ़ना है बच्चों। एक फोर्स के बारे में पढ़ना है कि फोर्स आखिरकार होता क्या है, और दूसरा कि लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि फोर्स होता क्या है। हम लोग को बेसिकली पढ़ना है बच्चों लॉ ऑफ मोशन। ये हमारे लिए क्या आया, एक नया चीज आया, लॉ ऑफ मोशन। हम लोग फोर्स के बारे में पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए फोर्स, सबसे पहले यहाँ पर समझना है हम लोग को फोर्स है क्या। हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका बहुत यूज करते हैं। हर काम करने के लिए हम लोग किसी ना किसी रूप से क्या यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। मैं इसको पुश कर रहा हूँ बोर्ड को, मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। मैं किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, हमारे डेली लाइफ में एवरीवेयर एक्सर्टेड होता है। लेकिन सर आखिरकार फोर्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्या वही दादा नाना वाला डेफिनेशन, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5, 6, 7, 8 ये सब में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, पुल किए, या उसे हम लोग क्या किए, पुश किए। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुल किए या पुश किए, दैट मीन्स हम लोग उस पर क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, हम लोग उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या बस जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं यार वही डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ नया नहीं सीखेंगे? तो चलिए हम लोग नया सीखते हैं, कुछ अपने वर्ड में क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन को बनाते हैं। एक तो मेरा वो डेफिनेशन हो गया कि पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश करते हैं, पुल करते हैं, दैट मीन्स हम लोग उस पर क्या एक्सर्ट करते हैं बच्चों, हम लोग उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एक और इसका डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स एक क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स एक क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, जिसके पास ये क्षमता होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट को बदल सकता है। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन और सीख सकते हैं कि फोर्स इज an external agent which is capable of changing the motion or rest of an particular object। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसके पास ये क्षमता होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट को परिवर्तित कर सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, फोर्स का डेफिनेशन हुआ। दूसरा आता है कि सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब कि हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं यहाँ पर बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, टुवर्ड्स द बोर्ड हो गया, है ना। मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने फोर्स किधर लगाया, नीचे से ऊपर लाया, तो डायरेक्शन वही हो गया। तो जिस डायरेक्शन में क्या होता है, बॉडी जो होता है वो मूव करता है, वही क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। या हम लोग कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगाया जाता है, उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या होता है, मूव करता है। तो हम लोग क्या हो गए, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ चुके। फोर्स पुल एंड पुश, या फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज कैपेबल टू चेंज द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर समझना है कि क्या सर हम फोर्स को देख सकते हैं? क्या कोई ऐसा चश्मा है सर जिससे कि हम फोर्स को देख सकते हैं? अरे भाई चश्मा तो कोई नहीं है ऐसा जिससे कि तुम फोर्स को देख लो। हाँ, लेकिन फोर्स कब दिखाई देगा,
जब वो उसका इफेक्ट दिखेगा। फोर्स दिखता है नहीं, ये फोर्स का क्या दिखता है बच्चों, इफेक्ट दिखता है। तुम्हारी माँ ने क्या किया कि जाओ 20 किलो का चावल दुकान से लेके आओ, तो तुमने क्या किया, दुकानदार के पास गया, पैसे दिए, 20 किलो का चावल को लिफ्ट किया, अपने कंधों पर रखा और घर पर लिया है। तुमने वहां पर फोर्स लगाया, क्या किसी को देखा, क्या किसी को दिखा फोर्स? बेसिकली कि नहीं दिखा, लेकिन उसका इफेक्ट तो दिखा कि हाँ इस बंदे ने क्या किया, 20 किलो के चावल को अपने कंधों पर रखा, यानी इसे उठाने के लिए उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो ये हम कहते हैं कि फोर्स क्या होता है, वो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर आखिरकार फोर्स कर क्या सकता है, हम कौन कौन से इफेक्ट को, हमको फोर्स की किस किस इफेक्ट को सीख सकते हैं या किस किस इफेक्ट को हम जान सकते हैं। तो देखिए हम लोग बहुत सारे फोर्स का इफेक्ट, जैसे हम लोग कहेंगे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने में, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने में, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने में, पुल करने में, लिफ्ट करने में, है ना, फेंकने में, है ना, ये सब में क्या होता है बच्चों, ये सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं। हम लोग सब क्या एक्सर्ट करते हैं बच्चों, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि सर इफेक्ट क्या है, फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो देखो मैं यहाँ से कुछ इफेक्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला इफेक्ट या सबसे पहला फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। दैट मीन्स इसको समझिएगा ध्यान से बच्चों, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे मैं बोलूं कि रेस्ट फोर्स जो होता है वो रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। दैट मीन्स उसका स्टेट क्या हुआ, चेंज हुआ ना। तो फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। अब इसका एग्जांपल समझिएगा। एग्जाम्पल बगल के डायग्राम में पहले देखिए आप लोग कि बगल के डायग्राम में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखते हैं कि फुटबॉल प्लेयर जो होता है, फुटबॉल ग्राउंड पर रखा होता है, उधर से फुटबॉल का प्लेयर आता है और उससे क्या करता है, किक मारता है। फुटबॉल तो रखा हुआ है, वो तो बेचारा रेस्ट है, लेकिन फुटबॉलर क्या किया, अपने मस्कुलर फोर्स से, अपने पैरों से उस रेस्ट ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया, फोर्स लगाया और फोर्स एक्सर्ट किया। तो उसका इफेक्ट क्या दिखा बच्चों, उसका इफेक्ट ये दिखा कि वो जो बॉल था वो मूव करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर रेस्ट से क्या हो गया, मोशन में आ गया। किसके कारण, फोर्स के कारण। और एग्जांपल देखिए, हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो क्रिकेट मैच खेलते हैं तो जब क्या होता है, एयर में बॉल जाता है तो प्लेयर बोलता है कैच इट। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं उसे कैच कर लेते हैं। तो कैच कर लिए तो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया ना बच्चों, वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। वो बॉल ऊपर से आ रहा था तो मूव कर रहा था, लेकिन जैसे हम लोग उसको कैच कर लिए वो रेस्ट में आ गया। तो कैच किए कैसे, फोर्स लगाए तब ना कैच किए। फोर्स नहीं लगाते तो क्या हम कैच कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं, पहला इफेक्ट हमारा हो गया कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। सेकेंड होता है कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बदल सकता है। मतलब एक धीरे धीरे चल रहे ऑब्जेक्ट को तेज कर देगा या एक तेजी से आ रहे ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कर देगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इजी एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि वही सेम फुटबॉलर वाला एग्जांपल। तो फुटबॉल गेम में क्या होता है, गोलकीपर होता है। आप लोग जानते होंगे गोलकीपर क्या होता है, जो कि क्या करता है, अपोजिशन, है ना, अपोजिशन पार्टी के गोल को बचाता है। तो यहाँ पर क्या करता है वो जो कि जब एक फुटबॉलर प्लेयर किक मारता है तो किक मारने से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में आता है। लेकिन एक गोलकीपर जो होता है वो जंप करके उसे क्या कर देता है ना, उसके स्पीड को कम कर देता है, उसे रेस्ट में ले जाता है। यानी उसका स्पीड कम हुआ ना बच्चों। यानी ये भी तुम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं
बस यही, ज्यादा हर जगह बस आपको यही दिखेगा। या हटाओ, तो किसी और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो क्रिकेट मैच खेलते हैं तो बॉलर जब आता है 150 के स्पीड से बॉल किया, और इधर से कौन है, तो भाई अपना रोहित शर्मा है। कौन है, अपना रोहित शर्मा है। उसने क्या किया, 160 के स्पीड से क्या कर दिया, बॉल को स्टेडियम में पहुंचा दिया। बॉल का स्पीड कितना था, 150, गया कितना, 160। स्पीड अप हुआ, उसका वेलोसिटी बढ़ा। तो कैसे बढ़ा, तो रोहित शर्मा ने फोर्स लगाया। तो यानी यहां से हम कर सकते हैं कि फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल आता है, यहाँ पर देखिए, फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, देखना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। तो जब इधर से कॉर्क आता है बच्चों, तो हम लोग अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं। इसमें इसका मोशन इधर की ओर है, लेकिन जब हम क्या किए, इसको यहाँ से फोर्स लगाए, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। आप बगल के डायग्राम में देख भी सकते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये किसका एग्जांपल हुआ, तो फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्रिकेट मैच, फिर से आ जाओ, बॉलर आया, सीधा फेंका, बैट्समैन ने क्या कर दिया, उसे पुल कर दिया। बॉल तो गया सीधा, लेकिन बैट्समैन ने उसे पुल कर दिया और उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी यहाँ से मेरा एक और निकलता है बच्चों, वो क्या निकलता है कि फोर्स जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल, आप बुक के एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। कैसे, इसको हम लोग समझेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो, रबर देखो ना, रबर है ना, वो इलास्टिक रबर जो होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या किए, स्ट्रेच किए। तो बिना फोर्स लगाए वो स्ट्रेच होगा, नहीं होगा। हम लोग उसे स्ट्रेच किए, तो पहले वो इतना सा, लेकिन जैसे हम इसको स्ट्रेच किए वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी उसका शेप क्या हुआ, बड़ा हुआ, उसका साइज बदला, उसका शेप बदला। तो कैसे बदला, तो जैसे हम लोग फोर्स लगाए। बॉल देखिए होगे आप लोग, जिसे क्रिकेट मैच खिलाता है, वो वाला बॉल है जिसे हम लोग खेलते हैं, कास्को का बॉल। तो जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप क्या होता है, बदल जाता है। फोर्स लगाने पर उसका शेप क्या हो गया बच्चों, चेंज किया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सब आपका क्या था बच्चों, इफेक्ट था। और हमको पता है कि जब इफेक्ट दिखता है तभी हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या हुआ है, एक्सर्टेड हुआ है। अगर इफेक्ट नहीं दिखेगा तो फोर्स एक्सर्टेड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग फोर्स को नहीं देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, तो उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, दो तरह के एग्जाम्पल लिए हैं बेसिकली, एक रेस्ट बॉडी के लिए और एक मूविंग बॉडी के लिए। कि रेस्ट बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लगता है और मूविंग बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लगता है। तो सबसे पहले आप बगल के डायग्राम में देख रहे होंगे, ये बुक जो है वो क्या है, टेबल पर रखा हुआ है और वो मूविंग नहीं है, रेस्ट में है। तो देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, रेस्ट में होता है, तो उस पर दो तरह का फोर्स लगता है। एक लगता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा लगता है बच्चों नॉर्मल फोर्स। आगे की क्लास में, थर्ड चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ब्रीफ नोट देखेंगे। तो अर्थ जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के कारण उससे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा बुक हो गया, तो इसके पास क्या है, इसके पास हैव सम मास। इसके पास क्या है बच्चों, कुछ मास है। अब मास है तो अर्थ क्या करेगा, इसे अपने सेंटर की ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जिस फोर्स से अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, नीचे की ओर लग रहा है। और एक फोर्स होता है नॉर्मल। फिर है बच्चों कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के रिएक्शन में
अपवार्ड के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। और नॉर्मल क्या होता है बच्चों, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी नॉर्मल जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा, किसके रिगार्डिंगली, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंगली। और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपवार्ड डायरेक्शन। और ग्रेविटेशनल फोर्स का कैसा होगा बच्चों, डाउनवार्ड डायरेक्शन। यानी एक रेस्ट बॉडी में दो तरह का फोर्स लगता है। तो अगर ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल रहेगा कि नॉर्मल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लिया, दैट मींस उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो एक बेंच पर रखा हुआ बुक जो होता है वो मूव नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दोनों इक्वल हो गया है। उसके बाद आते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लगता है ये जान लीजिए। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें 4 फोर्स लगता है। एक लगता है ग्रेविटेशनल, जो कि उसके मास के कारण नीचे की ओर लगता है। एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि क्या होता है, ऊपर की ओर लगता है। और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण वो मूव कर रहा है, जिसके कारण वो मूव करता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, जो कि किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। और एक होता है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। तो आप लोग 8th क्लास में फ्रिक्शन फोर्स का एक चैप्टर है जिसे आप लोग पढ़ चुके होंगे, कि जो फोर्स क्या करता है, वो मोशन को अपोज करे, जो फोर्स मोशन को अपोज करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और मोशन किसके कारण होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करेगा, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, ग्रेविटी नीचे की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर, एक्सटर्नल क्या हो गया बच्चों, किसी भी डायरेक्शन में। इसमें हम लोग क्या लिए, ऐसे क्यों लिए। और फ्रिक्शन क्या होगा कि जब एक्सटर्नल ऐसे है तो फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, ऐसे होगा। अब यहाँ पर मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर चारों फोर्स क्या हो गया, अब ये तो बच्चा ये बंदा रेस्ट में है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, कि जब ये चारों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब चारों फोर्स का मतलब ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल हो जाए, इधर वाला राइट वाला लेफ्ट वाला क्या हो जाए, इक्वल होगा। तो जब ऑल फोर्स क्या हो जाए, रिजल्टेंट 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन चारों में से अगर कोई भी फोर्स दूसरे से बड़ा हो जाए, चारों में से कोई भी फोर्स अगर दूसरे से बड़ा हो जाए बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बॉडी रेस्ट में नहीं करेगा, मूव करना शुरू करेगा। अब सवाल आता है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जिस डायरेक्शन का फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया है, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ फोर्स के रिगार्डिंगली कुछ है ना नोट्स हो गया, आप लोग इसे राइट आउट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग 2 फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक बैलेंस फोर्स और एक क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस और अनबैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। और ये चीज के बारे में हम लोग जस्ट अभी डील कर भी चुके हैं। देखिए अगर क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स पड़ रहा है, जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, अगर सबको हम जोड़े और कितना आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि उस पर वो कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स होगा। यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस है ना लाइंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स पड़ रहा है सबको आप ऐड कीजिए, सबका रिजल्टेंट वैल्यू निकालिए, अगर 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, वो ऑब्जेक्ट आपका है ना, वो ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल दिए, जैसे यहाँ पर हम क्या लिए, एक ऑब्जेक्ट ए लिए हैं, इसका समथिंग मास होगा। अब ये ऑब्जेक्ट या छोड़िए, एक बुक को हम क्या रखे, मेज पर रखें, एक बुक को हम मेज पर रखे हुए हैं। तो एक बुक को मेज पर रखे हुए हैं, इधर से अप्लाइड फोर्स हुआ, फोर्स अप्लाई किए, इधर से जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन ने क्या किया, उसके मोशन को अपोज किया। ग्रेविटेशन क्या हो गया, उसको नीचे की ओर खींचेगा, और नॉर्मल क्या होगा, उसको ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अगर चारों का रिजल्टेंट निकाले, अगर चारों का हम रिजल्टेंट निकालें, तो अगर रिजल्टेंट निकालने पर मेरा फोर्स 0 आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बैलेंस फोर्स। यानी यहाँ पर सब फोर्स क्या है, एक दूसरे से बैलेंस है। ये अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कौन कर लिया, फ्रिक्शन,
ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन कर लिया, नॉर्मल, यानी सबको जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, सबका वैल्यू अगर इक्वल, कट के कितना आ गया, 0। मान लिए कि ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन है, और ये 5 न्यूटन है, और ये 10 न्यूटन है, प्लस माइनस कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर कैसा होगा, बैलेंस फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स बच्चों 0 आ गया तो ऑब्जेक्ट उसका स्टेट चेंज नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। नाम ही है अनबैलेंस, बैलेंस नहीं होगा। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 ना आए, अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर 0 नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि उस पर कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक रोड पर गाड़ी चल रहा है, यहाँ पर मशीन के द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, ग्रेविटेशनल इसको नीचे की ओर खींचेगा, और नॉर्मल इसको रिएक्शन में ऊपर की ओर मैनेज करेगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये अनबैलेंस फोर्स है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट मींस यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स क्यों है बच्चों, क्योंकि जब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं तो वो 0 नहीं आ रहा है, और जब कभी भी रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आएगा, दैट मींस वो क्या होगा बच्चों, वो अनबैलेंस फोर्स होगा। कैसा होगा, अनबैलेंस फोर्स। अगर सब फोर्स को आप यहाँ पर चारों फोर्स को आप ऐड कीजिए, चारों को ऐड कीजिएगा, 0 नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में जब रिजल्टेंट फोर्स मेरा 0 नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो फिर भी बैलेंस फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ये चीज हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं इसको फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ। हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ चुके हैं। तो फोर्स क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक क्या होता है बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जिस कॉन्टैक्ट फोर्स करने का मतलब जिसमें जो 2 सरफेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो दोनों आपस में म्यूचुअली कॉन्टैक्ट रहेगा, तो उस फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और जो अगर दोनों ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे पर क्या लगा दे, फोर्स लगा दे, 2 ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे पर फोर्स लगा दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को फर्दर हम लोग 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, पुश करना है, पुल करना है, थ्रो करना है, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, किक करना है, ये सब में हम लोग अपने मसल्स का फोर्स लगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों क्या होगा, तो जो फोर्स मोशन को अपोज करता है, जो फोर्स अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट लगता है, मोशन को अपोज करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। कभी आप लोग इसके बारे में 8th क्लास में डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग जब क्या करते हैं बच्चों, रोड पर पैडल मारना छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद मेरा साइकिल क्या होता है, रुक जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जब तक पैडल मार रहे हैं, जब तक अप्लाइड फोर्स क्या है, ज्यादा है। जैसे ही पैडल मारना छोड़ दिए, अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और मेरा साइकिल क्या हो गया, रुक गया। फ्रिक्शन जो होता है बच्चों हमारे लिए क्या होता है, कभी दोस्त भी होता है, कभी क्या होता है, दुश्मन भी होता है, कभी हमारे लिए अच्छा भी होता है, कभी हमारे लिए क्या होता है, बुरा भी होता है। अच्छा, हम लोग जमीन पर चल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, बोर्ड पर लिख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन यही चीज हमारे लिए खराब तब होता है कि जब सरफेस क्या होता है, बहुत ज्यादा रफ होता है। हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। उसके बाद जब हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो इसे हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कोई भी मैग्नेट जो होता है जिसका 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मैग्नेट जो होता है वो दूसरे मैग्नेट को या किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकेल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। तो जिस फोर्स से अपनी ओर खींचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
तो चार्ज या पार्टिकल के द्वारा लगाया गया फोर्स, कोई भी चार्ज या पार्टिकल जो फोर्स लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। कॉम को क्या करते हैं हम लोग, अपने एयर में रब करते हैं, उसके बाद पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं। कॉम क्या होता है, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों, रब करने से इसके पास चार्ज आ गया और इसने क्या कर दिया, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे क्लास में पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना ही है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है उसके मास के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका टाइप ऑफ फोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। बैलेंस रिजल्टेंट फोर्स जीरो, बैलेंस रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो, क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स हो गया। आप इसे राइट आउट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बच्चों, और वो क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए अब अपने यहाँ से आप अब अपने इस बुक में बहुत ज्यादा न्यूटन्स के बारे में पढ़िएगा। न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़िएगा, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स का योगदान देखिएगा, तो न्यूटन्स नाम याद कर लीजिए। तो न्यूटन साहब एक ऐसे वैज्ञानिक थे, एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉ दिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रिगार्डिंग कितना लॉ दिया बच्चों, 3 लॉ दिया। और वो क्या डिस्क्राइब करने के लिए लॉ दिए, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया, जिसे क्या कहा गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और ये बेसिकली जो लॉ था वो अप्लाइड फोर्स और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अप्लाइड फोर्स और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच क्या था, रिलेशन था। ये आप लोग हमेशा याद कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, समझिए कि a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless some external force applied on it to change its state of rest or motion। समझिए क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ये भाई ये कौन दिया लॉ, तो ये न्यूटन ने दिया लॉ, और इसे क्या कहा गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे मैं कहूंगा कि मैं साइकिल चला रहा हूं, तो अगर मैं मोशन में हूं तो अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो मैं चलते जाऊंगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा बच्चों तो वो क्या होगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। जैसे यहाँ पर मेरे हथेली पर क्या रखा हुआ है, मार्कर रखा हुआ है, तो जब तक कि मैं अपने हाथ से इसको उठाऊ ना, जब तक कि क्या होगा, ये रेस्ट में है और ये रेस्ट में रहेगा। चाहे मैं 10 घंटा 20 घंटा यहाँ पर खड़ा क्यों ना रहूं, ये रेस्ट में रहेगा। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया ये मोशन में आ गया। तो यहाँ से आप लोग याद करना है, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि अ बॉडी इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ एग्जाम में आपसे पूछता है। यहां से देखिए कि एक बॉडी जो होता है, जैसे आप बगल के डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक बॉडी जो होता है वो अपना फोर्स क्या, वो अपना मोशन, वो अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकता है। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाइएगा वो अपना मोशन, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और ये पहला लॉ किसने दिया भाई, न्यूटन ने दिया। उसे क्या कहा गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
A body is in rest, will be in rest. A body in motion will continue in motion unless external force या unbalanced force applied on it. यही आपका क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर हम लोग अभी क्या देखें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में हम लोग को ये बताया कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। और उसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से एक बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका एग्जाम्पल जो होगा आपके डेली लाइफ से मिलता जुलता मिलेगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोग को क्या पता चला, इनर्शिया के बारे में पता चला। तो इनर्शिया होता क्या है बच्चों, समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी जो उसको रेस्ट से मोशन में जाने से रोके, मोशन से रेस्ट में आने से रोके, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट a change in the state of rest or uniform motion। इनर्शिया कि किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जो उसको रेस्ट से मोशन में आने से रोके, मोशन से रेस्ट में आने से रोके, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। याद रखिएगा, इनर्शिया जो होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है, इनहेरिटेड होता है। उसमें हम वो प्रॉपर्टी डाल नहीं सकते हैं, उसमें हम वो प्रॉपर्टी इनबिल्ट नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ही रहता है, वो उसका क्या होता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जो उसको रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में या डायरेक्शन को बदलने में क्या करे, रजिस्ट करे, रोके कि तुमको नहीं करना है ऐसा, तुम रेस्ट में हो तुम रेस्ट ही में रहो, तुम मोशन में नहीं जाओ, तुम मोशन में हो तुम मोशन में रहो, रेस्ट में नहीं जाओ। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली हम लोग तीन तरह का इनर्शिया का टाइप पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको लगे कि हाँ सर कि मैंने आज कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी भी बॉडी का वो टेंडेंसी जो उसको मोशन में आने से रोके, जो उसको क्या करे, रेस्ट से मोशन में आने से रोके, उसी टेंडेंसी को, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे देखिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बस पे चलते हैं, सबसे पहले उसका एग्जांपल बाद में देखते हैं। हम लोग यहाँ पर बगल के डायग्राम में इसका एग्जांपल देख रहे हैं कि एक बॉल, एक क्या है, गिलास है, उसके ऊपर एक कार्ड है और कार्ड के ऊपर क्या है, एक सिक्का है, एक क्वाइन है। जैसे ही मैंने क्या किया, अभी कार्ड और क्वाइन दोनों रेस्ट में है, जैसे ही मैंने क्या किया, कार्ड पर स्ट्राइक किया, कार्ड क्या आ गया, मोशन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर का जो क्वाइन था उसने क्या किया, मोशन में आने से रजिस्ट किया। मैं मोशन में नहीं आऊंगा, मेरा भी मन नहीं है, मैं मोशन में आने वाला नहीं हूँ। तो वो मोशन में नहीं आया क्योंकि इनर्शिया का है, उसने क्या किया, रेस्ट से मोशन में आने के लिए अपोज किया, और जब वो अपोज किया तो वो क्या हो गया, गिलास में चला गया और कार्ड मेरा निकल गया। तो ये कोई जादू नहीं होता है, ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कार्ड मोशन में आ गया लेकिन क्वाइन मोशन में नहीं आया, क्वाइन अपने मास होने के कारण उसने क्या किया, रजिस्ट किया, जिसके कारण वो क्या हो गया, गिलास में चला गया। सेकंड एग्जांपल इसका देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बस पे चलते हैं, बस रुका हुआ है, हम भी रुके हुए हैं, बस रुका हुआ हम भी रुके हुए, लेकिन सडनली क्या होता है, जब बस चालू होता है तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब भाई इसका लॉजिक क्या है कि बस एक बार चालू हुआ तो हम पीछे क्यों झुक गए। तो देखिए कैसे होता है कि जब हम बस रेस्ट में है तो मेरा बॉडी भी क्या है, रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही बस क्या हुआ, सडनली स्टार्ट किया, बस का जो फ्लोर है वो मेरे क्या है, पैर के कांटेक्ट में है, और जैसे ही बस स्टार्ट हुआ मेरा पैर जो था, जो उसके कांटेक्ट में था, वो भी क्या आ गया, मोशन में आ गया।
और वो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट जो था वो ज्यादा मास होने के कारण उसने क्या किया, अपोज किया कि भाई तुम पैर हो, तुम मोशन में आ गए, लेकिन मैं मोशन में नहीं आऊंगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। और इसी कारण क्या हो गया, मेरा पैर तो मोशन में आ गया, लेकिन मेरा अपर पार्ट क्या हो गया, मोशन में नहीं आ गया, रेस्ट में रह गया। इसी कारण हम लोग क्या हो गए, पीछे की ओर झुक गए। समझ में आ गया ना। और एग्जांपल देखिए यहाँ पर बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं पेड़ के नीचे, पेड़ की डाली को हिलाते हैं और उससे क्या होता है, उसका लिप्स जो होता है वो गिरना शुरू होता है। अब ये लॉजिक क्या है, देखो क्या होता है, तुम पेड़ के ब्रांच को हिलाए, ब्रांच तो हिल गया, ब्रांच तो हिला, लेकिन लिप्स क्या हो गया, रजिस्ट किया, मैं हिलूंगा नहीं, मैं रेस्ट में रहूंगा, और जिसके कारण वो क्या हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये आपका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सडनली स्टार्ट किया, बस मोशन में आ गया, मेरा पैर मोशन में आ गया, बट मेरे अपर पार्ट ने क्या किया, मोशन में आने से रजिस्ट किया ड्यू टू इनर्शिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल आते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब बस ही का एग्जांपल लेते हैं कि जब बस चलते रहता है बच्चों, और एक बार जब बस क्या होता है, रुक जाता है, एकाएक क्या हो गया, बस क्या हो गया, रुक गया। तो एकाएक जब बस रुक जाता है तो बस के फ्लोर से कांटेक्ट किसका है, मेरे पैर का है। बस स्टॉप हो गया, मेरा पैर भी क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, बस रेस्ट में आ गया, मेरा पैर भी रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर बॉडी जो था वो रेस्ट में आने से अपोज किया, रजिस्ट किया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बोला कि मैं रेस्ट में नहीं आऊंगा, मैं मोशन में ही रहूंगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मेरा पैर तो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट में नहीं आया, मोशन में ही रह गया, और हम लोग क्या हो गए, बस की ओर झुक गए। हम लोग क्या हो गए, बस की ओर झुक गए। किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और एग्जाम्पल देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मूविंग ट्रेन से या मूविंग बस से क्या करते हैं, उतरते हैं। तो उस समय क्या होता है, हम लोग, अब जानते हो क्या होता है, भड़ाक दीवार गिर जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो उस समय हुआ क्या कि जैसे वो बस और ट्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम भी क्या है, मोशन में है। लेकिन जैसे ही हम क्या किया, अपना पैर बाहर नीचे रखे जमीन पर, मेरा पैर तो क्या रेस्ट में हो आ गया, लेकिन मेरा शरीर ने क्या किया, उसको अपोज किया। मेरा अपर पार्ट ऑफ बॉडी ने क्या किया, रेस्ट में आने से अपोज किया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और हम लोग क्या हो गए, सीधे मुंह के बल क्या हो गए, गिर गए, और हम लोग को बहुत चोट आया। किसके कारण बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। तो ये सब आपका क्या एग्जाम्पल है। आप लोग हमेशा देखिएगा कि बस या ट्रेन में जो भी जो लगेज होता है उससे हमेशा क्या होता है, बांध के रखा जाता है, क्योंकि अगर एकाएक बस गिरा तो हम लोग झुक रहे हैं तो वो भी तो झुकेगा, और वो जब ऐसे ऐसे हुआ तो किसी के सर पर गिरेगा, उसका क्या हुआ भगवान जाने। उसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अपने डायरेक्शन को ना बदले, डायरेक्शन को बदलने के लिए रजिस्ट करे कि भाई मैं इस डायरेक्शन में हूं तो मैं इसी में रहूंगा, मैं बदलने वाला नहीं हूं। तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, एक बस मोशन में, हम भी मोशन में हैं, और हम लोग स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, बस के स्पेक्ट में, हम भी क्या स्ट्रेट लाइन में। लेकिन क्या हो गया, बस क्या हो गया, एकाएक टर्न मारा। जब बस एकाएक यहाँ पर टर्न मारा बच्चों, तो टर्न मारने से मेरा पैर तो क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंगली गया, लेकिन अपर पार्ट बॉडी क्या हो गया, वो टर्न करने से रजिस्ट किया, डायरेक्शन को चेंज करने से रजिस्ट किया, जिसके कारण हम ऐसे की ओर क्या हो गए, झुक गए। हम ऐसे की ओर क्या हो गए, हम लोग बेंड कर गए। किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। आखिरकार क्यों कहा जाता है कि भाई गाड़ी से चलो, फोर व्हीलर से चलो तो सीट बेल्ट पहन के चलो, है ना। देखो रीजन क्या होता है, अगर कोई बंदा सीट बेल्ट नहीं पहना, चल रहा है पूरा स्पीड में, 60 के स्पीड में, 120 के स्पीड में चल रहा है बच्चा, वो अब क्या हो गया, बीच में कोई इंसान आ गया, ब्रेक मारा, डिस्क ब्रेक रहता है, ब्रेक मारा,
पैर क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, अपर बॉडी रेस्ट में नहीं आया, किसके टुवार्ड्स झुकेगा, आगे की ओर टुवार्ड्स क्या होगा, वो झुक जाएगा। आगे की ओर क्या होगा बच्चों, वो टुवार्ड्स क्या होगा, आगे की ओर वो झुक जाएगा। अगर वो सीट बेल्ट नहीं बांधेगा तो उससे जाग के स्टीयरिंग पर इतना कस के चोट लगेगा कि उसका डेथ भी हो सकता है। उसके साथ साथ उसके बैक में जो क्या होता है, सीट कवर होता है, वो आखिरकार इतना मोटा क्यों दिया जाता है, उसका भी लॉजिक होता है कि अगर वो एक गाड़ी को स्टार्ट किया तो एकाएक गाड़ी को स्टार्ट करेगा तो वो किधर क्यों झुकेगा, पैर तो मोशन में आ गया, बॉडी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बॉडी मोशन में आने से रजिस्ट किया, और वो कहाँ की ओर झुकेगा, पीछे की ओर झुकेगा। तो अगर पीछे कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके सर में लगेगा, उसका खात्मा हो जाएगा। इसी कारण हमेशा याद रखिए जब भी फोर व्हीलर चढ़िए तो सीट बेल्ट लगाकर। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हम लोग देखते ना कि आप लोग ये जनरली देखे होंगे कि आप लोग अपने घर के कपड़े को झाड़ते हैं या किसी भी कारपेट को जब हम लोग ऐसे करके झाड़ते हैं या उसको डंडा से पीटते हैं तो उसमें क्या होता है, डस्ट निकलता है। उसका लॉजिक क्या है, यही लॉजिक है, इनर्शिया लॉजिक है। कैसे लॉजिक है समझिए, हम लोग उसको क्या किए, पीटे, उसको मोशन में लाए, तो मोशन में लाने से, फोर्स लगाने से क्या हो गया, आपका कारपेट का जो फाइबर था वो तो मोशन में आ गया, बट उसके ऊपर चिपका हुआ डस्ट था वो उसने क्या किया, इनर्शिया के कारण रजिस्ट किया, मोशन से आने से क्या किया, रजिस्ट किया, जिसके कारण वो क्या हो गया, मेरा फाइबर मोशन में आ गया, वो बेचारा मुझे पैरा गया कि हम मोशन में नाम। तो वो क्या हो गया बच्चों कि उसने क्या, उससे क्या हो गया, मेरा फाइबर में से डस्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये क्या है, सब आपका एग्जांपल है किसका है बच्चों, इनर्शिया का। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जो उसको रेस्ट से मोशन में आने से, मोशन से रेस्ट में आने से क्या करता है, अपोज करता है ना। कभी कभी याद रखिएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों सेम है। लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इनर्शिया जो होता है बच्चों वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जैसे आप क्या कीजिए, एक छोटे से जो हम लोग गेम खेलते हैं कार वाला, उसको आप पुश कीजिए, आराम से पुश होगा। अब जरा एक बड़ा कार को पुश कीजिए, नहीं पुश होगा, दम नहीं पुश होगा। क्यों नहीं, कम मास था, इनर्शिया कम था, उसको हम वहां क्या किए, हम आसानी से थोड़ा सा फोर्स लगा के उसके मोशन को चेंज कर दिए। वो बहुत बेचारा रोया कि भाई हमको रहने तो रेस्ट में, लेकिन हमने अपने बाहुबल से क्या किया, उसको मोशन में ले आया। बट वहां पर हम देखे कि जब मास बड़ा हो गया तो इनर्शिया भी उसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब उसको मोशन लाने के लिए मेरे पास उतना फोर्स नहीं है कि उसको हम मोशन में ला सकते। इसके बाद हम क्या हो गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। इसी कारण यहाँ का हम लोग कह सकते हैं कि इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, या कहिए कि वो मास के इक्वल होता है। जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया क्या होगा बच्चों, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। और जितना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा उसको, उसके मोशन को, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इनर्शिया कम होगा तो कम फोर्स अप्लाई करने में उसके स्टेट को हम चेंज कर देंगे। उसके स्टेट से रेस्ट से मोशन में ले आएंगे, मोशन से रेस्ट में ले आएंगे। अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। कभी अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि चलते हुए ट्रेन से हम लोग को कैसे कूदना चाहिए। जनरली तो कूदना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा आता है तो उसका भी उपाय है। हमेशा कि जब भी चलते हुए ट्रेन से या चलते हुए बस से आप जंप किए तो उस डायरेक्शन में दौड़ते हुए आपको जंप करना है जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बस और ट्रेन मूव कर रहा है। अगर उस डायरेक्शन में आप दौड़ते हुए जंप कीजिएगा तो आप क्या होइएगा, नहीं गिरिएगा, है ना, आप नहीं गिरिएगा। तो जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है कूदने वाला, ऐसा तो कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशन आता है तो आप लोग हमेशा उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में अपना पैर रखना चाहिए, दौड़ते हुए पैर रखना चाहिए जिस डायरेक्शन में क्या आपका मूविंग ट्रेन कर रहा है या बस मूव कर रहा है। तो ये आपका क्या था, इनर्शिया का ब्रीफ नोट था, आप उसको ध्यान से उतारिए।